you're watching सुनो पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अदनान आदिल साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। और अभी हम प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात करेंगे हालात हाज़िरा के मुख्तलिफ मौज़ूओं पर, सियासत पर थोड़ी सी बात होगी। इसके अलावा सेकेंड हाफ में हमें ज्वाइन करेंगे हारून ख्वाजा साहब जो कि एक बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट है, फलाही काम करते रहते हैं। उनसे भी आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो जी हिना, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पे। बहुत सी पेशरफ जो है वो हो रही है। एक तो ये कि PTI के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे हैं आर्मी सरबराह के ख़िलाफ़, जो कि अगर वाकई दुरुस्त है तो अफसोसनाक है, लेकिन अगर ये सिर्फ इल्ज़ाम है तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसी तरह चीनी कौंसल जनरल ने इस बात की तरदीद की है कि CPEC को पिछली हुकूमत के दौर में रोक दिया गया था। और पीपल्स पार्टी और पीपल्स मुस्लिम लीग नून की जो दुबई में मीटिंग हुई आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की, उस पर मौलाना फजलुर रहमान कुछ खुश नहीं है। उन्होंने अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसी तरह जब कोरोना था तो हुकूमत ने उस वक्त की PTI की $3 अरब बिलासूद बिजनेसमैन को दिए थे ताकि वो अपना कारोबार डूबे ना, माशी तरक्की चलती रहे। तो इल्ज़ाम लगाया गया मौजूदा हुकूमत के दौर में कि शायद इसमें कोई करप्शन हुई है, तो तफसीलात स्टेट बैंक से मांगी तो स्टेट बैंक ने वो तफसीलात मुहैया कर दी। और लेकिन ये कहा कि हम वो नाम नहीं दे सकते, उसके लिए आपको इन कैमरा जो है बातचीत करनी पड़ेगी। इस पर मिफ्ता इस्माइल का कुछ बयान आया है और IMF के वफ्द ने PTI के सरबराह से और लीडर से मुलाकात की है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने और सदर ने पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इन तमाम मौज़ूआत पर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले पे, तोशाखाना पे जितना टाइम हमें मिल सका हम हारून साहब के ख़यालात जानेंगे। क्यों हारून साहब, आप तो कहते थे कि इलेक्शन शायद ना हो, लेकिन अब फ़ज़ा कुछ बनती जा रही है, कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने शायद ये कहा है कि नवंबर में होंगे। तो उसके लिए तो अगर असम्बलियाँ 15 अगस्त को टूट जाती हैं, मुद्दत ख़त्म हो जाती है, तो इलेक्शन तो होने चाहिए अक्टूबर में। तो ये नवंबर तक बात कैसे जाएगी? पहली बात तो ये है, मैंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल करेंगे तो फिर इलेक्शन होगा। वो मसला उन्होंने हल कर लिया ना, पहले उसकी बात मैं उसके बाद में बात करता हूँ कि वो मसला कैसे हल करने की कोशिश करे। अभी हुआ नहीं है। खालिद खुर्शीद साहब से मेरी बहुत तफसील के साथ रात को बात हुई है कि कैसे ये मसला हल करेंगे, आपसे कैसे निजात पाएंगे। वो आज़ाद कश्मीर की तरह नहीं है, सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है, बल्कि बहुत कुछ मुख्तलिफ है, उसमें वक्त लगेगा। दूसरी बात यह है कि मुझे अब भी शुबा है इलेक्शन पे कि वो, अब मैं ये यकीन से तो नहीं कह सकता, उस वक्त भी मैंने कहा था मेरा अंदेशा ही है, इसलिए कि क्या 2-3 महीने में, एक तो ये ना 1 महीना फालतू ले लेंगे। ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे 13 या 14 अगस्त को, 10 अगस्त को भी तोड़ सकते हैं। उसकी क्या वजह? उसके ताकि 90 दिन मिलेंगे, वरना तो अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। और असम्बली तोड़ दी जाए तो 90 दिन में होता है, ताकि लंबी कैंपेन चला सकें। मुझे शुबा है कि 90 दिन में PTI की बस हाथ लपेटी जा सकती है। अगर एक नई कैंपेन उन्होंने शुरू की है, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ ये नहीं कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही, ये कहा है कि उन्हें ये कत्ल करने की धमकी दी है, प्लानिंग। अच्छा हाँ। वो प्लानिंग की है। सवाल ये है कि जब इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया जाए, मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया जाए मैं फ़लाँ साहब को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसकी कोई एविडेंस भी देनी चाहिए। वो एक अखबार नवीस ने अमेरिका में एक वाक़े का जिक्र किया कि 68 में वो मौजूद है, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं उस वक्त अप्रेंटिसशिप कर रहा था जर्नलिज्म में। 68 में वो मुझसे कुछ सीनियर हैं 2-3 साल। तो पेशावर के जलसे में अयूब खां पे गोली चलाई गई और वो गोली उन्हें लगी नहीं, वो झुक गए। तो उन्होंने कहा उस दिन हुकूमत ख़त्म हो गई थी। अब ये जाहिर है कि जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत से गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने उस पर कोई गैर संजीदा वो दिए होंगे मैसेजेस, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन ज़ाहिर दिए होंगे। तो उसको PTI से मंसूब करना और फिर PTI के सरबराह से मंसूब करने के लिए कोई एविडेंस देनी चाहिए। तो लेकिन वो तो आपको पता ही है जो हमारी सियासत का हाल है। लेकिन इसीलिए मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन अहम नहीं है, कशीदगी ख़त्म करना है हमें। ये नहीं, इलेक्शन तो होने ही चाहिए और होंगे ही, लेकिन कशीदगी ख़त्म करना ज़्यादा अहम है। तो कोई ज़ाब्ता अखलाक हो, कोई चीज़ तय हो,
इसलिए कि इन हालात में अगर इतनी ही कशीदगी रहती है तो इलेक्शन हो भी जाएं तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो माशी तरक्की कैसे होगी। तो IMF के जो वफ्द ने मुलाकात की तमाम सियासी जमातों से, तो इसका मतलब तो ये है कि वो समझते हैं कि तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हों तो पाकिस्तान की माशी बहाली का अमल हो सकता है। इससे भी ज़्यादा वो ये चाहते हैं सियासी इस्तेहकाम हो। अगर जो ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और गालिबन इसलिए ये इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की, चीनी वज़ीर ख़ारिजा कर चुके थे, तो ज़ाहिर है कि अगर वो ठीक वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो ये मौजू नहीं था। तो ऐसा लगता कि उसकी पैरवी कर रहे हैं, मगर ये कि उसमें मैसेज यही है। अब उन्होंने क्या कहा है, $1 बिलियन है इस हुकूमत के लिए, यानी ज़ाहिर है 100 दिन रहते हैं, नहीं 1 महीना रहता, 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे ना, ये हुकूमत। हाँ, नहीं निगरान हुकूमत आ जाएगी। अच्छा, जी 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 सॉरी जी। और निगरान हुकूमत इन्हीं की होगी ना, तो वो उसके लिए हैं अपना निगरान हुकूमत के लिए है $1 बिलियन, और $1 बिलियन है आने वाली हुकूमत के लिए। अब आने वाली हुकूमत में इमरान खान भी तो आ सकते हैं ना, उनके ख्याल में नामुमकिन नहीं है ये। तहरीक इंसाफ आ सकती है जी, तो तहरीक इंसाफ भी आ सकती है। तो वो इसलिए वो उससे मिले, फिर वो इसलिए भी मिले कि वो पॉपुलर पार्टी है, और इसलिए भी मिले कि भाई वो इसकी मुखालफत ना करें, और उन्होंने अपना कर दिया। यानी ठीक उस मौके पर जब वो उसकी हमायत कर रहे हैं IMF के लोन की, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी रहे, तो दूसरी तरफ से ये कंपेन की जा रही है। देखिए, हदफ एक है, तरजीह नंबर 1, अपनी PTI की बसात कैसे लपेटी जाए। अगर तो ये लपेट ली गई और ये इस काबिल हो गए, इतने लोग तो निकल गए हैं, ये निकल गए, वोटर नहीं ना निकलता। वोटर नहीं निकल, बात ये है, तो वोटर घर बैठ जाएगा, उसे डरा धमका। या आपका ख्याल है ना बैठ जाएगा, और उनका ख्याल है कि बैठ जाएगा। अब जरूरी तो नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। कहते हैं 20 सीटें मिलेंगी। नहीं, कैसे कहते हैं, उसकी कोई दलील, हर चीज जब कोई दावा किया जाता है तो दावे के साथ दलील होती है ना, वो दलील कहाँ है। अब तो आपस में भी लड़ रहे हैं फजलुर रहमान, करीम। मैं अर्ज सुनो ना, जो ताज़ा सर्वे हो रहे हैं उसमें उनके वोट बढ़ गए हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ गए। कुछ दिन में एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती अदारे से, चूंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने जो सर्वे किया, GT रोड पे PTI के वोट 80%। 80, ये कुछ दिन में वो नशर होता है, या मुमकिन ना ही नशर हो। तो बहरहाल जो सर्वे करने वालों ने वाज़े अल्फाज में ये बताया है। अच्छा, ठीक है, मैं उनसे इजाज़त नहीं ली, वरना मैं उसका नाम लेता, और अच्छा नहीं है कि एक बड़े अदारे का नाम लिया जाए, जैसे कारकुन अभी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वोटर के बारे में हम नहीं कह सकते, मायूसी तो उसमें है, बददिली तो है, लेकिन अगर ये है कि वो इस बददिली के बावजूद वोट डालने के लिए जाता है, मोटिवेट हो जाता है, या उसकी बड़ी तादाद हो जाती है, तो फिर क्या होगा। नवाज शरीफ कह रहे हैं वज़ीर आज़म बनेंगे, अलीम खान वज़ीर आला बनेंगे पंजाब के। ओहो, बन जाए, बतेरे ऐसे वज़ीर आज़म बनते रहे। जहांगीर तरीन अपोजिशन लीडर होंगे। अब सुना ना, वो तो गुजारिश ये है कि अलीम खान बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ, इसमें क्या है। अच्छा, आप भी बनना चाहते हैं? किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं, वो तो जब मैं फैसला करूंगा फिर आपको बता दूंगा। वज़ीर आला, हम 2 वोट पक्के हैं ना, पक्के हम 2 वोट डालेंगे लाज़िम। वज़ीर आला बनना चाहते, वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते, मगर मसला तो ये है कि वो सीटें कहाँ से मिलेंगी। हाँ, जितना केक हो उतना ही हिस्सा मिल सकता है ना। ये मिला जुला के कैमरामैन और आप, हम सब 8 आदमी हैं यहाँ पे, 7 आदमी हैं, तो केक का जो साइज होगा वही उसी के 1990 में मिल गई थी। नहीं, एक मिनट, सीटें हैं कितनी? अगर वो मांग रहे हैं 30 सीटें जहांगीर तरीन साहब नेशनल असम्बली की, और सूबाई के कितने मांग रहे हैं, तो वो कोई 90 के करीब शायद। हाँ, तो वो कहाँ से दें? नून लीग 5 देना चाहती है। नून लीग 5 देना चाहती है, और ये पेशकश उन्होंने की है कि जहांगीर तरीन, अली तरीन, अपना अलीम खां और इसाक खाकवानी, नमान लंगड़ियाल, इनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ेंगे। उन्होंने ओन चौधरी के लिए मांगे, उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मुश्किल है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ से जो लोग हैं, अब वो राजा रियाज को तो टिकट देना है ना जी।
हाँ। चाहे उनका हारना। अच्छा, राजा रियाज कह रहे हैं कि आजम खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। मुमकिन है बन रहे हों, लेकिन राजा राज के बयान पे हम ये यकीन नहीं कर सकते। मुमकिन है सही हो, मुमकिन है सही ना हो। वो तो ये तो अगर वो बन गए, उनका मिजाज ऐसा नहीं है, तो जाहिर है कि वो सबसे अहम गवाह होंगे। लेकिन वो वादा माफ गवाह बन के क्या करेंगे? मतलब ये है कि वो कहानियां घड़ेंगे या सच बताएंगे? सच बताएंगे तो कौन सी चीज़ है जो राज है? पहले ही मालूम है लोगों को कि कहाँ कहाँ उन्होंने दुरुस्त फैसले किए, कहाँ कहाँ उनसे गलतियां सरजद हुई। तो क्या वो कहेंगे कि डैम बना के गलती की? क्या वो ये कहेंगे कि कोरोना से फाइट करके गलती की? क्या वो ये कहेंगे कि दरख्त नहीं लगाने चाहिए थे? क्या वो कहेंगे सेहत कार्ड नहीं जारी करना चाहिए था? वही गलतियां पॉइंट आउट करेंगे ना जो पहले ही पॉइंट आउट हो चुकी हैं। सिर्फ ये है कि अगर वो अपना एविडेंस दे सकते हैं, और वो तो देखो पुलिस की तहवील में एक आदमी का बयान देना बिल्कुल अलग है। इसाक डार साहब ने नहीं दिया था, उन्होंने तो मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, इन ऑल डिटेल्स। हाँ। एक अकाउंट नंबर दिया था। हाँ। बाहर आए उन्होंने अदालत में कहा कि मुझसे तो जबरदस्ती लिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, इसके बावजूद। हाँ। ठीक है, जबरदस्ती लिया गया। वो जब चीजें सामने आएंगी उस वक्त उस पर राय दी जाएगी। वो कहते हैं जो $3 अरब का कर्जा बांटा था ना, उसमें भी बड़ी $3 अरब का कर्जा मांगा था। उसे तो आपने खुद फरमा दिया कि स्टेट बैंक ने कहा कि वो तो कमर्शियल बैंकों के जरिए दिया था। मिफ्ता ने भी कुछ कहा है। अच्छा जी जी, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हर चीज में करप्शन न ढूंढे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं, बैंक तो यूं ही लोन नहीं दे देते ना। हाँ, देखिए बैंक जो है रुपया बांटता तो नहीं है ना, अखुवत तो नहीं है, अलखिदमत तो नहीं है, खैराती इदारा तो नहीं है, वो भी नहीं इस तरह देते। वो भी चेक करते हैं। वो मैं डॉक्टर साहब से कभी पर्सनल गारंटीज लेते हैं कि फलां आदमी को पैसे दे दें, तो वो कहते हैं अरुण साहब आप तो बादशाह आदमी हैं। मैं कहता चलो मेरे अकाउंट में दे दो। कहते हैं आप क्यों आप ये काम क्यों करते हैं? पहले मैं चेक करूंगा, पहले मैं मालूम करूंगा, जब मालूम करूंगा कि वो जरूरतमंद है तब दूंगा। नाराज हो जाते हैं। एक दफा मेरे साहबजादे उनसे नाराज हो गए कि मैंने एक आदमी की सिफारिश की, वो समझे भाई मेरे वाले साहब कह देते हैं तो हो जाता है, तो मेरे कहने पे भी कर देंगे। मगर वो तो कई और लोगों को मुझे पता है कि वो नाराज हो गए डॉक्टर साहब से, तो लेकिन वो तो सिस्टम के थ्रू जाते हैं ना। लेकिन बड़ी गलतियां की तहरीक इंसाफ ने। वो कहते हैं CPAC ही बंद कर दिया था, एहसन इकबाल कह रहे हैं। वो अब मैं उस पर मेरे कुछ कहने की जरूरत है नहीं। चीनी कौंसिल जनरल ने बयान दे दिया। क्या? इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि 6 मंसूबे उस दौर में मुकम्मल हुए। अच्छा। और जनाब काम जो है स्मूथली होता रहा। कोविड की वजह से कुछ रुकावट आई थी, कोरोना की वजह से। वो तो जाहिर है, वो तो सारी दुनिया में आई। अमेरिका में तो तबाही आ गई, चीन में तो लॉकडाउन। पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में से एक है जहां बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया, यानी मौजूद लॉकडाउन हुआ, क्योंकि वरना लोग भूखे मर जाते। और लॉकडाउन का मतलब ये, मसलन कच्ची आबादियों में कोई 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी तो रहते होंगे। जी जी। और देहात में भी यही सूरत हाल है। अलग अलग कमरे तो नहीं है। कितने मकान होंगे? 5% मकान होंगे, जिसमें 2-3% 4 का 20 का कोई डेटा तो नहीं है, जिसमें अलग अलग कमरों में लोग रहते होंगे। वरना तो ये है कि भाई एक ही कमरे में लोग रहते हैं। अब गर्मियां आएंगी तो मिडिल क्लास के लोग भी एक ही कमरे में रहेंगे, एक AC चलाएंगे। ठीक है, तो वो जाहिर है अच्छा फैसला किया गया। अच्छा, वो उस पर वो मेरा ख्याल है तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ खराबी होती तो स्टेट बैंक पॉइंट आउट कर देता, और इतनी सी बात पॉइंट आउट करनी थी कि वज़ीर आज़म ने या फलां वज़ीर ने, वज़ीर ख़जाना ने हमसे कहा, अपना हफीज़ शेख साहब ने या फलां ने कहा कि फलां फलां आदमी को दे दें कर्ज। तो जब ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो ये एक बेमानी बात है। स्टेट बैंक की वजाहत के बाद इसमें तबसरा करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन तोशाखाना केस भी तो है ना, वो तो कह रहे हैं बड़े तेज़ी से चलाया जाएगा। तोशाखाना केस में क्या रखा है जी? वो घड़ी तोशाखाना में सवाल ये है कि कौन है जिसने बहती गंगा में हाथ नहीं धोए हैं? कौन है बुनियाद? कौन है जो नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका नाम। नहीं, मैं तो नहीं हूँ। मैं नहीं। अच्छा, आप कभी हुकूमत में रहे हैं? नहीं। कभी वजीर रहे हैं? आप कह रहे हैं आपको तो कभी कोई सरकारी दौरे पे नहीं लेके गया। आपको तो कोई सरकारी दौरे पे नहीं कभी लेके गया। हाँ, ये तो है।
हम तो मिस्कीन से साफी हैं हारून साहब, हमें कौन पूछता है। हाँ ठीक है, हमें तो कोई नहीं पूछता, फिर करना इसमें अजरदा होने की कोई बात नहीं। अच्छा, वो और लोग होते हैं जो सरकारी दौरे पे जाते हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, 2 नफल पढ़ने चाहिए। तो मैं एक ईरान के दौरे पे गया था, वो भी ईरानी एम्बेसी ने मुझे बहुत इसरार किया, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मतलब ये तो ज़ोम और किब्र की बात हुई कि वो बार बार वो फर्स्ट सेक्टर मुझे फ़ोन कर रहा था। और एक दफ़ा मैं श्रीलंका के दौरे पे गया था, मैंने कानों को हाथ लगा कि आइंदा नहीं जाऊँगा। हाँ जी, उसकी वजूहात आपको प्रोग्राम के बाद बता दूँगा। अच्छा, तो हालांकि वो वफाकी या सूबाई हुकूमत का नहीं था प्लान करना, कुछ और लोगों ने किया था। अच्छा खैर, बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसलिए कि वो हिस्सा है पीडीएम का, बिल्कुल पीडीएम का हिस्सा ना, और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उससे तो मैं नहीं गिला कर सकता। लेकिन ये है कि अपना यानी नून लीग तो जाहिर है इशारा उनको इस तरफ है, उन्हें बाकी पार्टियों को एतमाद में लेना चाहिए था। तो और जो वो तो पीडीएम के सदर हैं, उन्हें तो आपस में बंदर बांट कर रहे हैं जरदारी और नवाज शरीफ। फजलुर रहमान की छुट्टी करा दी उन्होंने। हाँ, छुट्टी तो इस्तेमाल किया और छुट्टी करा दी। नहीं, छुट्टी तो नहीं करा सकते। अच्छा, इस्तेमाल तो बड़ा करा सकते कि वो अपना तदफीन कर सकते हैं। गोरकन अच्छे हैं, वो कहते हैं पीडीएम खत्म, वो एक तहरीक थी। उन्होंने कहा पीडीएम खत्म, लेकिन ये कि नया अरेंजमेंट तो कोई करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि ज्यादातर सीटों पे इत्तेफाक राय से ये उम्मीदवार तय न करें और फिर जीत जाएं। और जहांगीर तरीन ने भी कहा हर सीट पे आदमी खड़े करेंगे। ये कुछ ऐलानात और दावे होते हैं, इनका मकसद बारगेनिंग होता है। अच्छा। इनका ये फैसले नहीं है, ज्यादा मांग के थोड़े पे राजी हो जाना। वो कालीन नहीं बिक रहे होते शहर में। हाँ जी, 7,000 रुपए का कालीन आखिर को 1,200 रुपए में वो दे देता है, बस 700 रुपए में दे देता है। तो बात ये बार्गेनिंग है, ये आपस में तय करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हमायत होगी इसकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कि वो वज़ीर आला बन सकें। तो इसलिए कि पंजाब में तो बहरहाल वज़ीर आला नून लीग का ही होगा। अगर इमरान खान अब उसको पीटीआई को मिनहा कर दिया जाता है तो वो मिनहा का कैसे करेंगे? मैं तो गौर कर करके थक गया हूँ पिछले 3 महीने से। कल सारी शाम भी सोचता रहा, आज सुबह भी सोचता रहा, कैसे मैं ना। वो कहते हैं खत्म हो गई पीटीआई, कांटा लग गया। नहीं, उसकी दलील भी दे ना, कैसे खत्म हो गई। वो आदमी चले गए मगर वोटर आपको बताया कि उसके साथ हैं। वोटर उस दिन पिकनिक मनाएंगे। कानून पास किया कर दिया जाए, उसको नायल कर दिया जाए, कानून पास कर दिया जाए कि भाई नहीं, इस पार्टी के या यही लोग अगर दोबारा भी पार्टी बनाएंगे तो वो उनको उसके हामियों को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरा ख्याल ये बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन ये नामुमकिन काम है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए हो जाता है और इलेक्शन हो जाते हैं, हुकूमत बन जाती है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, ज़ाहिर है हुकूमत बनेगी, मौलाना फजलुर रहमान उसमें शामिल होंगे, अंदाज़ा ही है। इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। IPP। यूरोपीय यूनियन क्या कह रही है, IMF क्या कह रही है? वो तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। उसने तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यूरोपीय यूनियन के सफीर या की सफीर, जी क्या की सफीर है? जी यूरोपीय यूनियन जो मर्जी कह लें। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी गहरी नज़र है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए। और अखबार नवीसों के बारे में क्या कहा? हाँ, उन पर पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए, कैदो बंद नहीं होनी चाहिए। फिर जब ये सब नहीं होगा तो बस आप क्या कर लेंगे हारून साहब? वो एक थे, वो अपना शमाल में वो क्या कमांडर थे, वो उनकी पार्टी थी, तो उसको कहते गिलमजम, दरियाँ लपेट देने वाले। तो उनका जब पहली दफ़ा वास्ता पड़ा तालिबान से तो दरियाँ तो उन्होंने क्या लपेटनी थी उनको, उसके बाद पता ही नहीं चला आज तक। वो लीडर भाग के तुर्की चला गया। अच्छा, सिचुएशन इम्पॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। आदमी अहम नहीं होते, सिचुएशन अहम होती है। और सिचुएशन ये है कि उनके वोटर इंटैक्ट हैं। गलतियाँ उन्होंने की जी, बहुत गलतियाँ की। जो गलतियाँ पॉइंट आउट की जा रही हैं मेरे ख्याल में गलती वो नहीं है। असल गलती क्या है देखना चाहिए, बेसिकली कहाँ गलती हुई बुनियादी तौर पे।
वो है कारकुन को जज्बाती करना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लफ्ज़ ना सुनामी इस्तेमाल करना चाहिए था और ना जुनून इस्तेमाल करना चाहिए था। कारकुनों को मोटिवेट भी रखा जाता है, सब्र भी सिखाया जाता है। अगर आपको याद हो जिस दिन ये वाक़या हुआ इमरान खान की गिरफ्तारी का, तो 3 ट्वीट मैंने इमीडिएटली किए और उसमें ये कहा कि ये सब्र का दिन है। आज के दिन अगर सब्र करेंगे तो नतीजा अच्छा निकलेगा। एक ब्रेक ना ले लें हम सब्र जी जी उसके ऊपर क्यों न्याज? जी 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 बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हारून ख्वाजा साहब ने, जो कि एक बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट हैं और इसके अलावा फलाही काम भी करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले अपने सफ़र के बारे में बताइए, किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि आपको फलाही कामों की तरफ आना चाहिए, और फिर अब ये सिलसिला जारी है, इसकी तफसील हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर कीजिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें इजाफा करना है। देखिए, एक आपने मंसूबा बनाया जहाँ मुझे याद पड़ता है लाहौर और कसूर के देहात के लिए तिब्बी सहूलतों का, उसका थोड़ा सा बताएं। एक आपने 2 गांव बसाए और उनकी मलकियत दे दी जब सैलाब आया था 2009 का या 10 का? अच्छा, एक अब आपने ये राशन तकसीम करने का मंसूबा बनाया और उसमें जो सबसे अहम काम आपने किया, जिसकी मैंने बहुत गौर किया, हमारी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया हो। कुरान मजीद में कहा तो गया है कि उन लोगों को ख्याल रखो, अब सही अल्फाज मुझे याद नहीं है, इन उनकी मदद करो जो चिमट कर नहीं मांगते और जो तंग नहीं करते। एक साइल के लिए भी कहा गया है, साइल वल महरूम, और महरूम जो है वो अलग है, साइल अलग है। साइल हो सकता है जो वाकई महरूम हो और हो सकता है ना हो। ये 3 जो प्रोजेक्ट हैं, तो इसमें आप किसने इंस्टीट्यूशनलाइज करने का आपने कैसे कर लिया? ये तो हिस्ट्री में इसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलती, जहाँ तक मुझे मुमकिन हो मेरे इल्म में नहीं है। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। हारून साहब, पहला तो ये है जो गांव बसाए और जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हमने शुरू किए पहले वो किए जी। वो आपको पता है मुझे 27 साल हो गए हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस और सियासत के अंदर। मैं बैकग्राउंड में बैठ के रिसर्च करता रहा, बहुत ज़्यादा रिसर्च की मैंने। पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रेन्स को इकट्ठा किया और पाकिस्तान पे रिसर्च करनी शुरू की और एक पाकिस्तान प्लान बनाया जो कि 2010 में कंप्लीट हो गया था। वो एक कंप्लीट 15-16 बरस लगे जी। होलसम प्लान है जिसके अंदर अल्लाह की मदद से हम पाकिस्तान को 36 महीनों के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूव, हर सेक्टर का एक्सपर्ट बैठ के और ये प्रूव हम कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि ये हो सकता है, अभी भी हो सकता है। सिविल सर्विस, FBI, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह तमाम शोबों 14 आइटम्स हैं करने को, तो 200-250 चीज़ें, लेकिन हमने 14 प्रायोरिटी के अंदर किया। तो 2010 में जब सैलाब आए तो हमने, मेरे साथ और 36, हम टोटल 36 लोग थे, तो हमने ये कहा ये कोई ड्राइंग्स रूम में बैठा हुआ कोई तजर्बा, तो हमने अपनी थेरी तो नहीं बना ली, तो हमने कहा कि ये अब हम जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम बजाते खुद, मैं खुद गया मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे 8-8, 10-10 फुट बल्कि 14 फुट एरिया पे पानी हमने देखा। बहुत बुरा सैलाब था 2010 वाला। हाँ जी। तो वहाँ पे हमने वो टेले जो थे वो सिर्फ नजर आते थे, तो टेलों नजर आते थे। हाँ जी, वो उनकी कीमत बहुत ज़्यादा, तो हमने अपने पैसे इकट्ठे किए और वो टीला खरीद लिया। और पंजाब बिजनेस फोरम, द पाकपुर फाउंडेशन, वो एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो उसमें हमने वो ख़रीदा और 1000 बंदे का एक गांव उसका प्लान किया पाकिस्तान प्लान के तहत, जिसमें हर चीज़ कवर होती थी। तो गवर्नेंस भी थी उसके अंदर, मेडिकल की भी थी उसमें, तालीम भी थी उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, हर तरह की, पानी पीने का हर चीज़, एवरीथिंग। तो आप यकीन करें कि 2 महीने के अंदर, मतलब इसमें जीरो गवर्नमेंट इन्वॉल्व, 2 महीने के अंदर हमने 1000 बंदे का गांव बसा लिया। उसमें मकान भी हैं, हर चीज़ 2 महीने में, मकान क्या रोजगार भी है उसमें, हर चीज़। तो वो इतना फैसिनेटिंग तजर्बा हुआ। तो मेरी एसोसिएशन थी पंजाब गवर्नमेंट से, लोगों ने तनकीद उसमें की। कितनी लागत आई? उस वक्त 6 लाख रुपया पर हाउस। अच्छा। तो वो तकरीबन
कुछ 6-7 करोड़ उस वक्त 6-7 करोड़ टोटल प्रोजेक्ट पे हाँ लगा। जी उस वक्त। तो इस वक्त आप समझे वो तकरीबन 30 करोड़ का बने एक गांव, जी। एक फिर दूसरा भी तो बसा है। दूसरा वो तनकीद हुई कि जी वो पंजाब में हैं आप, तो आपके ताल्लुकात वगैरह तो आसानी से बन गए। तो फिर अगले साल 2011 में भी फ्लड आया। फिर हमने एक ऐसी जगह चूज की जहाँ पे हमारा पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था, मीरपुर खास, तहसील झुड्डो और विलेज खैर मोहम्मद लगारी के उन्होंने अहमद। आपको आने दिया सिंधियों ने? हाँ वो भी बड़ी एक कहानी है कि वो वहाँ पे हमने लोकल जो थे वडेरे उनको ढूंढा। वो बहुत ही नेक आदमी, अच्छा। चौधरी साहब बहुत ही नेक आदमी। उन्होंने ज़मीन डोनेट कर दी और हमने ये लर्न किया कि अगर आप लोकल जो वहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके इस तरह का काम करें तो वो उसके नताइज बहुत बेहतर होते हैं। सही। तो वहाँ पे हमने बनाया तो उधर 3 महीने के अंदर वो 1100 लोगों का था। अच्छा। और खूबसूरत तरीन, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ में खारा पानी है तो उधर वो घास शास उगना मुश्किल है। तो ये मीरपुर खास में तो वो इतना खूबसूरत था कि, और खूबसूरती ये थी कि गांव जो है वो गांव वाले खुद चलाते थे। तो अभी तक वो एग्जिस्ट करते हैं? जी माशाल्लाह। आप फॉलो अप करते हैं आप? वो हाँ जी उधर बिल्कुल फॉलो अप है। और वहाँ और गांव वाले खुद चलाते हैं। और जो स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था माशाल्लाह वो अब हाई स्कूल बन गया हुआ है। और जो स्किल्स की हमने शुरू की वो ना सिर्फ गाँव बल्कि इर्द गिर्द के सारी स्कूल सरकारी नहीं है? नहीं जी नहीं। वो हमने एक और अपनी मदद आपके तहत जो हमारे एक एजुकेशन के जो एक्सपर्ट थे वो एक फाउंडेशन चलाते थे, उनके साथ कोलैबोरेट किया आपने। तो ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है डोनेशंस की मदद से चलाया? 100% प्राइवेट डोनेशन से? जी हमने आपस में पैसे इकट्ठे करके। और ये जो हेल्थ यूनिट बनाए? जी हेल्थ यूनिट ये था कि ये प्रूव करना था कि पाकिस्तान प्लान ऐसे कोई वो हवाई प्लान नहीं है। ये इम्प्लीमेंट होकर लोगों की जिंदगियां बदल सकता है और बहुत जल्द, यानी कि इसमें साल भी नहीं लगे। देखे ना 2 महीने के अंदर बना दिया। उसके बाद जब तालीम मिलना शुरू होगी तो चंद सालों में उनकी किस्मत बदल गई। इसी तरह हेल्थ की इंटरवेंशन हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं ये खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे भेड़ भैंसें बकरियां कुछ नहीं होता वहाँ पे। वो दीवारें नहीं है गिर रही हैं, सामान नहीं है, बिल्कुल सब कुछ है तो डॉक्टर नहीं है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए टेम्पररी देखें ये इवेंचुअली सब कुछ हमें ठीक करना पड़ेगा, लेकिन दरमियान में क्या करें। तो उसके लिए हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वो एक ट्रक के ऊपर एक हेल्थ यूनिट है, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड है, उसके अंदर डॉक्टर मतलब कंसल्टेशन एरिया है, उसमें ब्लड टेस्ट की फैसिलिटी है। तो एक वो नर्स है, हाँ नर्स है, कंटेनर। अब वो जो कंटेनर है वो जाकर ट्रक के ऊपर एक छोटी सी क्लिनिक है। क्लिनिक है बिल्कुल, क्लिनिक प्लस क्लिनिक क्योंकि प्लस अल्ट्रासाउंड भी है और ब्लड टेस्ट की भी हॉस्पिटल है, छोटा सा लैब वगैरह। वो जाके किसी भी गांव वगैरह जहाँ पे एक्सेस नहीं है वहाँ पे किसी मेन सड़क पे जाके खड़ा हो जाता है। और उसके साथ 2 चिंची रिक्शे, उसमें लेडी हेल्थ विजिटर्स हमारी ट्रेन की, वो बैठ के बजाय मरीज हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल मरीज डोर टू डोर जाके नॉक करना शुरू हो जाए और वो उन्हें लेके आती हैं नहीं अगर जरूरत पड़े सिर्फ तब। अच्छा। अदरवाइज वो वहीं पे जाके ट्रीट कर देती हैं। सो 80% तो ऐसे हैं कि जो कि वहीं पे ट्रीट हो जाते हैं घरों में। 20% को यहाँ लाना पड़ता है। उसमें से भी जो अल्ट्रासाउंड करना है और कोई जरूरत है, उस 20% में से भी कोई तकरीबन कोई उसका 20% यानी कि 4% उनको फिर फर्दर रेफर करना होता है बड़े अस्पतालों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तहसील हेडक्वार्टर। ये अभी चल रहा है काम? जी माशाल्लाह ये तो 18 साल से चल रहा है। और कितनी है आपकी ये यूनिट? ये 3 है जी। और इसकी वो एक्चुअली क्योंकि हम ये इंटरवेंशंस बताना चाहते हैं कि भाई ये पॉसिबल है, ये सक्सेसफुल। तो इसलिए क्योंकि हम और भी बहुत काम करें, इसलिए हम एक काम को पकड़ के स्केल अपनी, वो हमारा काम नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है। हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि भाई ये पॉसिबल है। आपने एक पायलट प्रोजेक्ट जी एग्जैक्टली। अब देखें ना गाँव बसाना वो प्राइवेट लोगों का तो काम नहीं है। तो जब तक एक ओवरऑल लेवल के ऊपर नहीं होगा काम ये। अच्छा, और ये जो पिछले साल आपने शुरू किया ये राशन का, जब चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी और लोगों के लिए खाने की चीज़ें जो है उनको उसूल मुश्किल हो गया, तो ये कैसे प्लान किया और आपने कैसे इसको फिर आगे बढ़ाया? ये हारून साहब ये जो विलेज वगैरह पाकिस्तान प्लान, ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी तशहीर हम चाहते हैं हो और हम कोशिश कर रहे हैं। 2010 से लगे हुए हैं। ये जो आपने सवाल किया ना, ये मेरी कोशिश होती है मैं बिल्कुल पोशीदा रखूं, लेकिन अब हारून साहब ने इनका हुक्म था तो फिर आना पड़ा। इसकी इंस्पिरेशन हारून साहब ये मुझे है चैप्टर 2 वर्स 273 सूरह बकरा की आयत नंबर 273। और मुझे डेकेड्स हो गई है, मैं सोचता था कि ये आयत में ये क्या हुक्म क्या है।
और हुक्म ये है कि जो एक तो साइल है, जैसे हारून साहब ने कहा, हम हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है लेकिन वो मांगते नहीं हैं, जिनको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। और हुक्म है ये कुरान पाक का सख्त हुक्म है कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा, ये उनका काम है उनको ढूंढना। अब मैं सोचता था कि कैसे ढूंढे, तो मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या जतन नहीं किए। मतलब मैं चलते चलते कोई सड़क में नजर आ गया, उसके मैं तल्ले मिनते करूं कि जी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे इंटेलिजेंस एजेंसीज में कोई दोस्त यार थे, मैंने उन तक को कहा कि यार मुझे बताओ ये सफ़ेद पोश को ढूंढो, बताएं। अल्लाह ताला से दुआ करता था कि कुछ ऐसा कुछ मुझे बताएं। तो ये जब साल डेढ़ पहले इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन होने लगी और बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त जहन में ख्याल आया कि ये राशन के अंदर मदद करनी चाहिए। मेरी अहलिया हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि इस किस्म का काम करना चाहिए। तो हमने अल्लाह का नाम लेके एक प्लान बनाया, लाहौर को 25 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है। और हर महीने हमने कहा कि 500 लोगों का एक महीने का, 500 फैमिलीज़ के लिए एक महीने का राशन, जिसमें 15 किलो आटा और 7 किलो दालें, और वो हम देंगे, मुफ्त नहीं देंगे क्योंकि मुफ्त चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात ये हमारे जहन में था कि सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो कभी भी मुफ्त चीज़ नहीं लेंगे। तो हमने उसकी एक वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 500 रुपया रख दी। ठीक है। और जैसे उन मकानों की 750 रुपया महीना कीमत रखी किस्त, हालांकि वो जाहिर है किराए से भी कम है जी। तो वो हमने ये शुरू किया और 4-5 दिन पहले जाके हमारे जो लोग हैं वो इलाके में जाके मस्जिदों में या इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात करके एक जगह इंतखाब करते हैं और वहाँ पे बैनर लगा देते हैं, जी फलाने टाइम पे फलाने दिन आप तशरीफ़ लाएं और 500 रुपए का। इस बात को आगे बिल्कुल आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर और भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। दे रही है सुनो पाकिस्तान। ये जल्दी से मुकम्मल करने तो फिर कौन होगा। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान और हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने फलाही कामों के बारे में बता रहे हैं और राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में आप बता रहे थे। लेकिन जानना हम सब ये चाहते हैं कि लोगों को ढूंढा किस तरह से। जी, तो जैसे मैं बता रहा था कि वो हर महीने हम वहाँ पे जाते हैं, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन से मशवरा करके, तो 4-5 दिन पहले बैनर्स लगा देते हैं कि फ़लाने दिन पे या फ़लाने टाइम पे आप आ जाएं और 500 रुपये का जो राशन है वो फैमिली के लिए पूरे महीने का मिलेगा। और बेहतरीन क्वालिटी हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें 15 किलो आटा, 7 किलो दालें, एंड उस दिन वहाँ पे और उसकी वैल्यू 4000 से ज़्यादा की है। जो आप जब शुरू किया था तो 2200 रुपये थी, इस वक्त वो 4300 रुपीज़। इतनी महंगाई हो गई है तो 1.5 साल के अंदर। तो अब वहाँ पे फिर बड़ी जो स्टाफ हमारा जाता है उसको स्पेशली ट्रेन किया है कि आपने नज़रें नीचे रखनी है, अदब के साथ पेश आना है। ये हमारे निजात दहंद, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी बख्शिश होनी है। तो उनको हम पलकों में बिठाते हैं और वो फिर लाइन लगती है ख़वातीन की अलहदा इज्जत नफ्स के साथ। जी बिल्कुल। और जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनको हम लाइन में नहीं खड़ा, उनको सबसे पहले और उनका शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर ले लेते हैं। जब हो जाता है बड़ी एहसन तरीके से, हर जगह जहाँ भी गए हैं बड़े अच्छे तरीके से हुआ। जब हो जाता है तो ये वापस आके एक हमारी टीम है जो सबको कॉल करती है, 500 बंदों को कॉल करती है। और उसमें हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि सफ़ेद पोश कौन है। ठीक है। और सफ़ेद पोश उसमें डिफरेंट इलाकों के लिए डिफरेंट है, लेकिन मसलन मिनिमम वेज एक फैमिली की उससे या उससे कम वो है। मेंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई विडोड तो नहीं है, कोई बेवा खातून या सो डिफरेंट चीज़ें। उससे हम फिर एक और लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। वो तकरीबन अभी तक एम्पेरिकल एविडेंस डेटा उसकी उसके तहत 4% जो लोग हैं, 4% जो हमारे हैं वो सफ़ेद पोश हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर नहीं आएंगे और ना ही बताएंगे। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो 500 तो हम हर महीने जाके किसी ना किसी सेक्टर में देते हैं। और साथ ये वाली लिस्ट जो है, जो अब 300 की हो गई है, इनको हम इन एनी केस हर महीने
500 रुपए का राशन। ये बताइए कि सारा आप अपनी जेब से कर रहे हैं या डोनेशन भी ले रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपनी जेब से। अगर आपको कोई donation आपकी देना एक और, चाहे- ये तो हो गया, आपकी एक और हैसियत भी है। हारून साहब, वक्त है सिर्फ 2 मिनट, तो मैं चाह रहा था आज फलाही कामों पे बात कर लें, इकोनॉमी पे फिर किसी दिन और इनको बुला लेंगे। क्या ख्याल है हारून साहब आपका? जब बात करें ना, टाइम तो है नहीं। तो ये बताइए कि अब देखिए कि पाकिस्तान में एक तो बड़ा मसला ये है कि ये लोग सफ़ेद पोश हैं और खाने पीने के भी चीज़ें नहीं खरीद सकते। एक मसला है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तो आपका कोई ऐसा इनिशिएटिव भी है जो तालीम वगैरह के मामले को आप एड्रेस करते देखिए, हो? बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कुछ कर रही हैं, जी जी, लेकिन चेंज क्यों नहीं आती? ये बताइए। तो ये जो ये फैसिनेटिंग जो एक्सपेरिमेंट, ये जो राशन का हो रहा है, ये हमने इससे इतना सीखा है, वो अल्लाह ताला ने दिमाग खोला ऐसा कि इसका बॉटम लाइन ये है कि लाहौर की तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है जी। तो हमने अब टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता, हमने हिसाब लगाया है कि 300 लोग लाहौर के एफ्लुएंट लोग, जो कि वेल टू डू 300 लोग अगर वो इकट्ठे हो जाएं और वो हर महीने अपनी जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो उससे कितने पैसे इकट्ठे दें? करें, 300 तो 14 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। महीने का मिल चाहिए, सकता है। महीने का चाहिए 300 लोग, ओनली 300। कितने पैसे एक आदमी दे? वो डिफरेंट लेवल्स हैं कि 50,000 देने वाले जो हैं वो 65 चाहिए हैं, और इस तरह से कोई 20 लाख देने वाले जो हैं वो 10 चाहिए। अच्छा, तो इस तरह की आप पूरा इसके हमने लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई अभी प्लान? इसमें हारून साहब बहुत ये फुल टाइम काम, बल्कि फुल टाइम से भी डबल काम है, तो इसके लिए तो सब लेकिन कुछ अगर छोड़ आप ये कर डालें जी तो लाहौर तो डिमांड बन जाएगा, फिर दूसरे बिल्कुल सही। शहरों में दूसरे लोग Exactly. करेंगे। Exactly. सारे काम एक आदमी तो नहीं करता। एग्जैक्टली। और जो आपने बात की है, अब ये असल लर्निंग ये है कि ये 300 लोग जो हैं, मैंने रियलाइज किया, ये वेट मिनट, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था जब हिजरत हुई, तो महाजर और इंसार का क्या कॉन्सेप्ट अखुवत कर, उन्होंने कहा उनको अडॉप्ट कर लो। बिल्कुल। तो ये 300 लोग अगर अडॉप्ट कर लें शहर को 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, सिर्फ 300 लोग, सिर्फ 300। तो ये शहर जो है ना, हर तरह से उसमें एजुकेशन क्या, हेल्थ क्या, राशन क्या, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये वो लोग होंगे कि खुदा न खास्ता फ्लड आ जाए, बारिश आ जाए, खुदा न खास्ता ये जलजिला आ जाए, ये 300 लोग जो है ना इसके मुहाफिज बन जाएंगे। आप बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, दिल चाह रहा है आपसे बातें करते रहें, और काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए आपकी बातें सुनने के लिए, लेकिन हमारे कल ख्वाजा साहब दोबारा तशरीफ लाएं जी, हाँ, कल इकोनॉमी पे बात करें इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर। ठीक। थैंक यू सो मच हारून ख्वाजा साहब, अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले। थैंक यू सो मच हारून रशीद साहब। हमें दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।